सोमवार 18 जनवरी 2010 शाम के 4 बजे का समय था। ग्रेटर नोएडा स्थित प्रसिद्ध रिधिमा टेक्सटाइल्स लिमिटेड के मालिक GD चौधरी अपने कमरे में बिस्तर पर अधलेटी अवस्था में थे। उनकी इकलौती बेटी रिधिमा उनके पास बैठी थी। वो बेहद खूबसूरत थी, लंबा कद, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन उसकी खूबसूरती पर उदासी के बादलों ने पर्दा डाल दिया था। चौधरी साहब चिंतित दिख रहे थे। क्या सोच रहे हैं पापा? रिधिमा ने पूछा। कुछ नहीं बेटी, बस सोच रहा हूँ कि तुम्हारे चाचा राम प्रसाद अभी तक नहीं आए। अब उनसे क्या काम है? तुम अच्छी तरह जानती हो बेटी, हमें ये पता लगाना है कि हमारे 41% शेयर किसने खरीदे। हमें डर है कि वो तेजा भाई के हाथ ना लग गए हो। चौधरी जी चिंतित स्वर में कह रहे थे। रिधिमा झुंझलाकर बोली, डॉक्टर ने आपको टेंशन ना लेने की सलाह दी है, फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर सोचने से क्या फायदा पापा? बेटी, ये कंपनी सिर्फ एक व्यापार नहीं, हमारा सपना है। अगर तेजा भाई ने शेयर खरीद लिए तो वो इस कंपनी को तबाह कर देगा। रिधिमा दुखी स्वर में बोली, पापा मैं भी यही चाहती थी कि ये कंपनी इंडिया की नंबर 1 बने। मैंने इसी के लिए तो पढ़ाई की थी, MBA किया, सब कुछ किया, लेकिन अब इन सपनों का क्या फायदा? सच्चाई ये है कि कंपनी हमारे हाथ से जा चुकी है। दरअसल रिधिमा टेक्सटाइल्स कभी भारत की शीर्ष 5 टेक्सटाइल्स कंपनियों में गिनी जाती थी। GD चौधरी का सपना था कि एक दिन उनकी बेटी इस कंपनी की MD बने, लेकिन 2008 की आर्थिक मंदी ने उनका सपना चकनाचूर कर दिया। कंपनी के विस्तार के लिए उन्होंने 200 करोड़ का कर्ज लिया और नई मशीनें लगाई, लेकिन मंदी के चलते विदेशी ऑर्डर कैंसिल होने लगे। उत्पादन बढ़ा मगर बिक्री ठप हो गई। बैंक की 5 करोड़ मासिक किश्त चुकाना नामुमकिन हो गया और कंपनी डिफॉल्टर हो गई। नतीजन बैंक ने 41% गिरवी रखे शेयर जब्त कर लिए और नीलामी का नोटिस भेज दिया। इस मौके का फायदा उठाकर चौधरी साहब के अपने ही भांजे वीरेंद्र और धीरेंद्र तेजेंद्र चौधरी उर्फ तेजा भाई के साथ मिलकर कंपनी पर कब्जा जमाने की साजिश रचने लगे। तेजा एक माफिया था जिसकी नजरें जाने कब से गिद्ध की तरह रिधिमा टेक्सटाइल्स पर लगी हुई थी। शेयर मार्केट में कंपनी का शेयर 500 से गिरकर 10 से भी नीचे आ गया था। तेजा भाई ने सस्ते में शेयर खरीदने शुरू कर दिए। इस विश्वासघात और कंपनी पर बढ़ते खतरे ने चौधरी साहब को गहरा आघात पहुंचाया। एक दिन अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने उनकी जान तो बचा ली, लेकिन उन्हें आराम और तनाव से दूर रहने की सख्त हिदायत दी थी। पापा की हालत देखकर रिधिमा परेशान थी। पापा, हमें इस कंपनी को भूल जाना चाहिए। भगवान का दिया बहुत कुछ है हमारे पास। चौधरी साहब भावुक हो उठे। बेटी, तू हमारी जान है, लेकिन ये कंपनी भी हमारे लिए उतनी ही अहमियत रखती है। हम चाहते हैं कि तू इसे संभाले और जल्द ही तुझे कोई अच्छा जीवन साथी भी मिल जाए। रिधिमा गहरी सांस लेकर बोली, पापा मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी, लेकिन प्लीज शादी की बात मत कीजिए। बेटी, हम चाहते हैं कि तेरा हमसफर कोई ऐसा इंसान हो जो इस कंपनी को दोबारा खड़ा करने में तेरा साथ दे। मैं किसी सहारे की मोहताज नहीं हूँ पापा, रिधिमा ने झुंझलाते हुए कहा। बेटी, जिंदगी लंबी होती है, बिना किसी जीवन साथी के इसे काटना मुश्किल हो जाता है। हमारा परिवार तो है ना, चाचा चाची है, एकता और कुणाल है। क्या ये हमारा परिवार नहीं है? रिधिमा ने अपने पापा की ही बात काटते हुए कहा। बिल्कुल है, लेकिन एक दिन उन्हें भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। बेटी, कुणाल और एकता की शादी हम बाद में करेंगे, पर पहले तेरी शादी होगी। चौधरी जी अपनी बात पर जोर देते हुए बोले। पापा, ये जबरदस्ती है, रिधिमा ने नाराजगी भरे अंदाज में कहा। अगर तुझे शादी के लिए मनाने के लिए हमें जबरदस्ती भी करनी पड़े तो हम कर देंगे। अभी बाप बेटी में बहस चल ही रही थी कि तभी राम प्रसाद जी कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, अरे ये बाप बेटी में किस बात की बहस हो रही है? रिधिमा ने शिकायत भरे लहजे में कहा, देखिए ना चाचा जी, पापा फिर से मेरी शादी के पीछे पड़ गए हैं।
राम प्रसाद जी तुरंत सारी बात समझ गए और वो उन दोनों बाप बेटी के बीच हमेशा इस बात को लेकर होने वाले मतभेद को भी जानते थे। तो वो मामले को शांत करने के लिए चौधरी साहब पर बनावटी गुस्सा जाहिर करते हुए बोले, भाई साहब, ये तो आपकी गलत बात है। आप आखिर हर बात को घुमा फिरा कर हमारी बेटी की शादी पर ही क्यों ना ले आते हैं? अरे हमारी बेटी कोई हम पर बोझ नहीं है। जब उसका मन होगा तब वो शादी जरूर कर लेगी, मगर आप यूं हमेशा उसके पीछे ना पड़ा करें। चौधरी साहब भी राम प्रसाद जी की रग रग से वाकिफ थे। वे तुरंत समझ गए कि राम प्रसाद जी ये बात केवल मामले को शांत करने के लिए कह रहे हैं, इसलिए वे भी बात को रफा दफा करने के उद्देश्य से मुस्कुराकर बोलिए, अच्छा चलिए ठीक है, छोड़िए इस बात को। अब उस बारे में बताइए जिसके बारे में पता लगाने के लिए हमने आपको कंपनी के लिए भेजा था। जल्दी बताइए कि हमारी कंपनी के वो नीलामी के 41% शेयरों का आखिर क्या हुआ? किसने खरीदे हैं वो? मैंने पता लगा लिया है भाई साहब, वो 41% शेयर नोएडा के सेक्टर 1 के रहने वाले देवराज चौधरी ने खरीदे हैं। देवराज चौधरी? ये कौन है? कहीं ये भी उस तेजा भाई का कोई मोहरा तो नहीं? चौधरी जी ने हैरानी से पूछ ही लिया। नहीं भाई साहब, अगर ऐसा होता तो आपके भांजे वीरेंद्र और धीरेन्द्र इतने परेशान ना होते। उनके चेहरे की हालत देखिए, इससे साफ है कि ये देवराज चौधरी तेजा भाई के लोगों में से नहीं है। किसी बाहरी शख्स ने उन्हें मात दे दी और नीलामी में 41% शेयर खरीद लिए। चौधरी साहब उत्साहित हो उठे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हमारी कंपनी के शेयर किसी को भी मिले, बस तेजा भाई के हाथ ना लगे। लेकिन ये देवराज चौधरी आखिर है कौन? भाई साहब, इसके बारे में मैंने थोड़ी जानकारी जुटाई है। ये बंदा कमाल का है वैसे। कैसे? ये महज 28-29 साल का नौजवान है। अरे वाह, कमाल है। इतनी कम उम्र में ये इतना बड़ा खेल कैसे कर गया? क्या ये किसी बड़े बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखता है? चौधरी जी ने पूछा। नहीं नहीं, ये तो सबसे हैरान करने वाली बात है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, चाचा ने जवाब दिया। मतलब 4 साल पहले तक इसका कुछ भी नहीं था। ये नोएडा में किराए के एक छोटे से कमरे में रहता था और किसी स्कूल में मामूली नौकरी करता था। फिर? चौधरी जी ने पूछा। फिर इसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर ऐसा दाव खेला कि 4 साल में ही ये 1 करोड़पति बन गया। अब इसे नोएडा के अमीरों में गिना जाता है। वो कैसे? ये शेयर मार्केट का एक बड़ा खिलाड़ी है। 4 साल में इसने वहां से खूब पैसा कमाया। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए पूंजी चाहिए होती है, उसके पास वो कहां से आई? चौधरी साहब की आंखों में हैरानी चमक रही थी। उसके दोस्त ने पैसा दिया और दिमाग इसने लगाया। दोनों ने न्यू इंडिया इन्वेस्टमेंट नाम की कंपनी बनाई जो शेयर मार्केट में निवेश करती है। तो यही वजह रही है इसके सफल होने की? बिल्कुल, इसने तेजी से तरक्की की और अब अपने उसी दोस्त के साथ नोएडा सेक्टर 1 में शानदार कोठी में रहता है। सेक्टर 1? इंडियन ऑयल बिल्डिंग के सामने वाली कॉलोनी? चौधरी जी ने पूछा। हाँ, वही जगह। अरे पर वो तो बहुत महंगी जगह है। लोग कहते हैं कि इसने वहाँ की कोठी 10 करोड़ में खरीदी थी। जरूर खरीदी होगी। मुझे तो ये लड़का तेज दिमाग वाला लग रहा है, तभी इसने तेजा भाई को भी मात दे दी। ये कहते हुए चौधरी जी के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। अरे छोड़िए भी, हमें क्या करना है इस देवराज चौधरी से? रिद्धिमा ने कहा। आप बस खुश रहे कि हमारे शेयर्स तेजा भाई के हाथ नहीं लगे। अब आप आराम कीजिए। चौधरी साहब कुछ कहने ही वाले थे कि उनका फोन बज उठा। रिद्धिमा ने कॉल उठा ली। हेलो, कौन? मैं देवराज चौधरी बोल रहा हूँ। जेडी चौधरी साहब से बात करनी है मुझे। रिद्धिमा को उसकी आवाज सुनकर अजीब सी झुरझुरी हुई। फिर भी खुद को संभालते हुए वो बोली, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, आप मुझे बताइए, मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स की खामोशी छा गई। फिर धीमे स्वर में जवाब आया, मतलब आप चौधरी साहब की बेटी रिद्धिमा हैं? रिद्धिमा चौंक गई। आप मुझे जानते हैं? मुझे नहीं जानते तो जान जाएंगे। अब हमारा मिलना जुलना तो होता ही रहेगा। दूसरी तरफ से देवराज बोला। मैं समझी नहीं। दरअसल मैंने आपकी कंपनी के 41% शेयर खरीद लिए हैं।
अब हम पार्टनर्स हैं तो मिलना जुलना तो रहेगा ही। जी, और कुछ? रिद्धिमा मुंह बनाते हुए बोली। जी हाँ, मुझे अंकल जी से बहुत ज़रूरी बातें करनी है, बताइए कब आ सकता हूँ? देवराज ने पूछा। अंकल जी? रिद्धिमा हैरान रह गई। ओ अरे, मतलब आपके पापा जी, उनसे मिलने के लिए वक्त चाहिए। रिद्धिमा ने चौधरी साहब को देखा और धीरे से बोली, पापा वही देवराज चौधरी है, आपसे मिलना चाहता है। चौधरी साहब चौकन्ने हो गए। कह दो कल शाम 4 बजे घर पर आ जाए। रिद्धिमा ने ये बात देवराज को बता दी। दूसरी तरफ से मुस्कुराहट के साथ जवाब आया, ठीक है, कल शाम 4 बजे आपके घर पर मुलाकात होगी हमारी। कॉल करते ही रिद्धिमा सोच में पड़ गई। क्या हुआ बेटी? चौधरी साहब ने पूछा। पापा, ये बंदा अजीब लग रहा है। कैसे? पहली बार बात कर रहा था, लेकिन जैसे हमें अच्छी तरह से जानता हो ऐसे कर रहा था। रिद्धिमा ने हैरानी से बोला। ओह, और आपको अंकल जी कह रहा था? अरे ये तो अच्छी बात है, बताओ उसने क्या क्या कहा? रिद्धिमा ने पूरा वार्तालाप सिलसिलेवार तरीके से बताया। सुनकर रामप्रसाद जी बोले, भाई साहब, ये बंदा बहुत तेज और चालाक लगता है, इसे हमारे बारे में बहुत कुछ पता है। बिल्कुल, मगर मुझे एक और बात महसूस हो रही है। चौधरी साहब बोले। क्या? मुझे लग रहा है कि ये बंदा हमारे लिए बुरा नहीं है। ये कैसे कह सकते हैं आप पापा? रिद्धिमा ने पूछा। ये दिल की बात है बेटा, सिक्स सेंस। ये निराशा के माहौल में आशा की किरण ला सकता है हमारे लिए। देखना, कल की मुलाकात बहुत दिलचस्प होने वाली है। चौधरी साहब के विश्वास से भरे शब्द सुनकर रिद्धिमा और रामप्रसाद जी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रिद्धिमा के मन में देवराज चौधरी को लेकर जो संदेह है, क्या वो जायज है? क्या देवराज चौधरी वास्तव में चौधरी साहब की मदद करेगा या उसके पीछे कोई और मकसद है? क्या रिद्धिमा अपने पापा की कंपनी रिद्धिमा टेक्सटाइल्स वापस पा पाएगी? जानने के लिए सुनिए कहानी